हाय एवरीवन, माय नेम विष्णु जायसवाल। आप सभी को स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर जो कि अरुण कत्तान की बुक है, लेसन वाइज सीरीज चला रखी है। जो लोग पिछली वीडियो नहीं देख रहे भैया, जाकर पिछली वीडियो को देख लीजिए। कल तक आपका जो है एग्रो फॉरेस्ट्री चला था, यानी कि फसल के साथ साथ आप जो है वनों में फसल को बोना ही एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। ये सब की जो क्रियाएं, छोटे छोटे जो चैप्टर थे उसको कंप्लीट कर दिया गया है। आज हम बात करेंगे जल प्रबंधन के बारे में, यानी कि वाटर मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भैया। दिया है आपका वाटर मैनेजमेंट, क्या दिया है? वाटर मैनेजमेंट। इसमें से आपका पहली हेडिंग है, कह रहा है कि सॉयल वाटर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट, यानी कि मृदा जल विभव एवं ऊर्जा अवधारणाएं। मृदा जल विभव एवं ऊर्जा अवधारणाएं। चलिए जानते हैं भैया, पहला क्या दिया है इसमें? दिया है आपका संतृप्त मृदा की ऊर्जा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि संतृप्त मृदा की ऊर्जा यानी कि फ्री एनर्जी कितनी होती है? शून्य होती है। संतृप्त मृदा का मतलब होता है आपकी जो इसमें जो है रंध्रावकाश की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, संतृप्त मृदा का मतलब ये होता है जिसमें जो पोर स्पेस है वो कम होता है और इसकी जो फ्री एनर्जी होती है शून्य होती है, यानी कि ना के बराबर होती है। और कह रहा है कि जबकि असंतृप्त मृदा में इसका मान शून्य से कम अर्थात ऋणात्मक में होता है, इसे ही गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। यानी कि आप जैसे आप जान लीजिए कि जिसमें रंध्रावकाश नहीं है उसका मान शून्य है, जिसमें रंध्रावकाश है उसका मान क्या होगा? ऋणात्मक अर्थात शून्य से भी कम होता है। ठीक है, तो उसे ही गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। आगे बात करते हैं भैया मैट्रिक पोटेंशियल के बारे में, यानी कि मैट्रिक विभव के बारे में। कह रहा है कि कुल जल विभव यानी कि वाटर पोटेंशियल का वह भाग जो मृदा के ठोस कोलाइडल मैट्रिक्स के कारण बनता है, मैट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। कह रहा है कि यह ऋणात्मक दाब विभव है जो सॉयल मैट्रिक्स के खिंचाव या ऑब्जर्वेटिव बल तथा केशिकात्व का परिणाम है। ठीक है, मैट्रिक विभव क्या है आपका? कुल जल विभव का वह ठोस मृदा का ठोस भाग है जो मृदा के ठोस कोलाइडल मैट्रिक्स के कारण बनता है, उसी को ही मैट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं केशिका विभव के बारे में, कैपिलरी पोटेंशियल। कैपिलरी पोटेंशियल कह रहा है कि बकिंघम ने 1907 ईस्वी में इसकी अवधारणा देते हुए इसको परिभाषित किया कि जिस बल के साथ जल मृदा से बंधा रहता है उसी को ही कैपिलरी पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि जो बल होता है केशिका बल, जिससे जो है मिट्टी के कण आपस में बंधे होते हैं, जल मृदा से बंधा होता है, उसी को ही केशिका विभव कहते हैं। इसको सर्वप्रथम बकिंघम ने 1907 ईस्वी में बताया था। ठीक है, आगे बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी कि गुरुत्व विभव क्या है। कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न विभव जो ऊंचाई पर निर्भर करता है, यानी कि आप जब ऊंचाई पर जाएंगे तो ऊंचाई पर कम होता जाएगा गुरुत्व विभव का मान, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न विभव को ही हम गुरुत्व विभव कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल की गति एवं पारगम्यता। जल की गति एवं पारगम्यता यानी कि सॉयल वाटर मूवमेंट। इसमें पहला है आपका रिसाव सीपेज जिसको कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। दिया है कि नालियों में जल का क्षैतिज भाग यानी कि हॉरिजेंटल फ्लो, इस तरह हॉरिजेंटल फ्लो सीपेज कहलाता है। सिंचाई वाली नालियों से जल का रिसाव इसी तरह से होता है। जो सिंचाई वाली नालियाँ बनाई जाती हैं इसको बराह का कहते हैं, उसके द्वारा जो है हॉरिजेंटल फ्लो ही होता है पानी का। और दूसरा दिया है आपका परकोलेशन। मृदा में जल का नीचे की ओर यानी कि वर्टिकल इस तरह बहना परकुलेशन कहलाता है। यह जल संतृप्त मृदा में ही होता है। किसमें होता है? जिसमें जो है रंध्रावकाश कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, परकुलेशन का मतलब होता है मृदा में जल का नीचे की ओर वर्टिकल बहाव को ही परकुलेशन कहते हैं। यह जल संतृप्त मृदा में ही होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे दिया आपका इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन देखिए, इन्फिल्ट्रेशन बहुत बार पूछता है कि इन्फिल्ट्रेशन क्या है। अंतःस्पंदन कह रहा है कि भूमि की ऊपरी सतह से नीचे की ओर बहाव इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है और यह असंतृप्त मृदा में होता है। क्या होता है? असंतृप्त मृदा, नीचे की ओर बहाव। ठीक है, इस तरह नीचे की ओर बहाव हो तो उसको इन्फिल्ट्रेशन या अंतःस्पंदन कहते हैं, अंदर की ओर बहना। ठीक है, और आखिरी दिया है आपका निछानल, जिसको आप क्या कहते हैं? लीचिंग कहते हैं। पोषक तत्व या लवण का जल के साथ जड़ क्षेत्र से नीचे चला जाना लीचिंग कहलाता है। याद रखना, लीचिंग क्या है? पोषक तत्व का जड़ के साथ नीचे चला जाना ही लीचिंग कहलाता है। कह रहा है कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर सौर लगभग 2 कैलोरी मीटर प्रति सेंटीमीटर की दर से होती है।
सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से होती है। अब लीचिंग क्या है, पोषक तत्व का क्या है, जल के साथ नीचे चला जाना लीचिंग है। और परकोलेशन क्या था, मृदा में जल का नीचे की ओर बहना परकोलेशन है। और मृदा में नीचे की ओर जल के साथ बहना ही लीचिंग है, ठीक है। और जो आपका सीपेज है हॉरिजॉन्टल फ्लो है, हॉरिजॉन्टल फ्लो में, ठीक है। ये बात याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आगे बात करते हैं पीएफ मान एवं मापन के बारे में। पीएफ मान क्या है भैया, कह रहा है कि पीएफ वैल्यू, पी का मतलब पोटेंज, जिसका अर्थ होता है 10 के घात, जिसका अर्थ होता है 10, ठीक है। यानी कि पीएफ पर पी पर 10 होता है, ठीक है। कह रहा है कि पीएफ एक स्केल है जिसकी समानता पीएस से होती है। पीएफ में एफ का मतलब है फोर्स यानी कि बल, पावर ऑफ बल, जिसका मान कितना होता है 10 होता है। और इसके द्वारा हमें मापते हैं कि मृदा या केशिका में जल कितने बल से बंधा है, यानी कि पीएफ वैल्यू कितने बल से बना है। सर्वप्रथम पीएफ वैल्यू को इसको फील्ड ने 1935 में बताया था। किसने बताया था, इसको फील्ड ने, ठीक है। पीएफ वैल्यू को दिया है कि पीएफ बराबर क्या होता है, पीएफ बराबर आपका होता है log 10 एच, यानी कि ऊंचाई भी होती है इसमें, ठीक है। जहाँ पे एच दिया है आपका क्या, एच कह रहा है कि हाइट ऑफ वाटर कॉलम एवं फ्री वाटर लेवल इन सेंटीमीटर में, यानी कि सेंटीमीटर में जो है आपका फ्री वाटर, ठीक है, यही एच है। पीएफ बराबर log 10 एच। और कह रहा है कि 1000 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम में 76.39 सेंटीमीटर होगा। और 1 एटमॉस्फेयर यानी कि 1 ATM पर चलेगा होगा। और 1023 सेंटीमीटर जब वाटर का कॉलम होगा तो 10 के घात 6 डायनेस प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें भी आपका एक बार में काम करेगा। एक बार में कितना होता है मान, तो एक बार में होता है आपकी 1023, ठीक है। और पीएफ जब 2 है, जिस बल के द्वारा मिट्टी में जल के साथ बना है उसकी तुलना 100 सेंटीमीटर ऊंचाई के वाटर कॉलम के भार से होती है। पीएफ यदि 2 है तो कहने का मतलब क्या है, जिस बल के द्वारा वह मिट्टी को अपने साथ लेकर बंधा है उसकी तुलना 100 सेंटीमीटर ऊंचाई कॉलम से की जाती है, ठीक है। और जब पीएफ 3 दिया होता है तो 1000 सेंटीमीटर वाटर कॉलम जो लोग 1 एटमॉस्फेयर दाब के बराबर होता है, ये भी याद रखना है। और आगे कह रहा है कि पीएफ मान का स्केल 0 से 7 होता है। कितना, 0 से 7 होता है पीएफ मान का जो स्केल होता है, पैमाना यहाँ तक होता है, ठीक है। और कह रहा है कि पीएफ बराबर 0 अर्थात 1/1000 ATM, दाब बराबर पीएफ बराबर 7 अर्थात 10,000 वायुमंडलीय दाब होता है। यदि जब पीएफ आपका 7 होगा तो कितना दाब पर होगा, तो 10,000 वायुमंडलीय दाब होगा। और जब पीएफ आपका 0 होगा तो 1/1000 ATM पर काम करेगा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक फोर्स पर। आगे बात करते हैं जल मापन की इकाइयाँ। एक क्लास हम लेंगे इसके बारे में, क्यूसेक और क्यूबिक के बारे में। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, तो इसमें नहीं हो पाएगा तो एक क्लास हम लेंगे अलग से, उसमें जो है आपको प्रोवाइड करेंगे। दिया है कि क्यूसेक कह रहा है क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड बराबर होता है एम क्यूब प्रति सेकंड बराबर एम क्यूब S-1। क्यूसेक दिया है आपका क्यूबिक फीट प्रति सेकंड, जिसका मान कितना होता है, फीट में होता है। फीट के आते 3 प्रति सेकंड, कितने फीट कितने सेकंड। और आगे दिया है कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। और कह रहा है कि 1 क्यूबिक मीटर बराबर 1 मीटर क्यूब 1 × 1 बराबर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर बराबर 100 यानी टोटल आपका कितना होगा 1000 लीटर। तो 1 m क्यूब बराबर कितना होता है 1000 लीटर, ठीक है। 1 m क्यूब बराबर कितना होता है 1000 लीटर, ठीक भैया, याद रखना। आगे दिया है मृदा नमी स्थिरांक यानी कि सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट। पहला दिया है आपका मॉइस्चर इक्विवेलेंट यानी कि आर्द्रता तुल्यांक। कह रहा है कि संतृप्त मिट्टी में एक नमूने को एक निश्चित समय यानी प्राय मान लीजिए आधे घंटे के लिए गुरुत्व बल से 1000 गुना अधिक केंद्रापसारी यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देने पर उस मिट्टी में जल की जितनी मात्रा रह जाती है मॉइस्चर इक्विवेलेंट कहलाता है। अब हमारी बात समझिए पहले। कह रहा है कि एक नमूने में मान लीजिए आधे घंटे आपको जो है धूप में रख दिया गया, इसके बाद आपसे इसमें जो आप मॉइस्चर मिट्टी को धूप में रख दिया गया और उसमें जो मॉइस्चर बच जाता है उसी को हम क्या कहते हैं मॉइस्चर इक्विवेलेंट यानी कि आर्द्रता तुल्यांक कहते हैं। और
दिया है आगे कि मध्यम टेक्सचर सॉइल में, यानी कि जो मीडियम टेक्सचर सॉइल होता है उसमें फील्ड कैपेसिटी यानी कि एफसी तथा मॉइस्चर इक्विवेलेंट का मान लगभग बराबर होता है। मध्यम जो टेक्सचर सॉइल होती है, यानी कण होते हैं, उनमें फील्ड कैपेसिटी और जो आपका आर्द्रता तुल्यांक होता है उसका मान क्या होता है, लगभग बराबर होता है। ठीक है, दिया है कि एफ से बराबर यमी इन मीडियम टेक्सटर्नल सॉइल में बराबर होता है, और एफ सी यमी सैंडी सॉइल में क्या होता है, हमेशा आपका जो है फील्ड कैपेसिटी ज़्यादा होगा मॉइस्चर इक्विवेलेंट से। और क्ले सॉइल में आपका क्या होगा, फील्ड कैपेसिटी कम होगा, आपकी मॉइस्चर इक्विवेलेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा होगी। ठीक, आगे बात करते हैं परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट के बारे में। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट यानी कि PWP कह रहे हैं कि मूलतः 1912 ईस्वी में ब्रिग्स व सांटज, हम सांटज पढ़ते हैं, आप जो सैंड्स भी पढ़ सकते हैं, 1912 ईस्वी में ब्रिग्स एंड सांटज के द्वारा प्रतिपादित किया गया कौन, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। और कह रहा है कि उनके द्वारा इंडिकेटर प्लांट के रूप में नाटा सूरजमुखी, जिसका बोटेनिकल नेम है हेलियंथस एनस, इस्तेमाल किया गया परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट को जानने के लिए। सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में किसने किया, तो ब्रिग्स एंड सांटज ने किया था। और कह रहा है कि मृदा में क्ले या ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा अधिक होने से हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट बढ़ता है। जो हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट है वो क्या है, जब उसमें क्ले और ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा, ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी तो क्या होगी, उसका मान जो है अधिक होता है क्ले मिट्टी में। ठीक है, आगे बात करते हैं विल्टिंग कॉफिशिएंट के बारे में। वो परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट है, ये विल्टिंग कॉफिशिएंट है, म्लानी गुणांक। कह रहा है कि पौधे के स्थायी म्लान बिंदु पर जड़ क्षेत्र में नमी का प्रतिशत यानी कि बिल्डिंग कॉफिशिएंट या क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट कहलाता है। जो पौधे में अस्थायी म्लान बिंदु पर जो परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट होता है उस पर जो जड़ में नमी का प्रतिशत होता है उसे ही बिल्डिंग कॉफिशिएंट कहते हैं। और इसका जो है सूत्र दिया है, फार्मूला दिया है कि बिल्डिंग कॉफिशिएंट बराबर होता है आपका हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट बटे 0.68 बराबर मॉइस्चर इक्विवेलेंट बटे 1.8। ये इसका बिल्डिंग कॉफिशिएंट का सूत्र है। बिहार BEO में पूछा था, यानी कि ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर ने क्वेश्चन पूछा था कि बिल्डिंग कॉफिशिएंट का सूत्र क्या है, तो इसे दिया था HC बटे 0.68 बराबर ME बटे 1.8। तो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। इसे और कुछ क्वेश्चन है केवल सूत्र पूछ लेता है या फिर बहुत बहुत ज़्यादा करता है तो इसकी परिभाषा पूछ लेता है। ठीक भैया। और कह रहा है कि जब सॉइल टेक्सचर सैंडी से क्ले की ओर बढ़ता है तब लवण युक्त मृदा में फील्ड कैपेसिटी पर सॉइल मॉइस्चर टेंशन भी बढ़ता है। यानी कि जब आपका बिल्टिंग कॉफिशिएंट सॉइल टेक्सचर सैंडी में से क्ले की ओर बढ़ता है तो क्या होता है, मृदा में फील्ड कैपेसिटी में भी प्रभाव डालता है। जैसे कि आपका दिया है, कह रहा है कि पहला है सैंडी सॉइल में सॉइल मॉइस्चर टेंशन कितना होगा, तो 0.06 ATM तक होगा। और लोमी सैंड में 0.10 10 भी कह सकते हैं, 0.10 ATM तक होगा। और सिल्ट लोम में होगा 0.30 ATM, और क्ले सॉइल में होगा आपका 0.60 ATM। ठीक भैया। आगे बात करते हैं मॉइस्चर इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम बराबर मॉइस्चर कंटेंट बाई वेट गुणे बल्क डेंसिटी। यदि आपको मॉइस्चर कंटेंट निकालना है, कितने परसेंट नमी है उसको निकालना है, तो मॉइस्चर कंटेंट गुणे बल्क डेंसिटी कर लेंगे। बल्क डेंसिटी मतलब उसमें उपस्थित स्थूल घनत्व का मान, तो आपका जो है मॉइस्चर कंटेंट वो चला आएगा, निकल आएगा। ठीक है, कह रहा है कि मान लीजिए BD बराबर यानी कि बल्क डेंसिटी बराबर 1.66 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे, तथा मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई वेट बेसिस पर 20% है, तो क्या होगा, तब कह रहा है कि मॉइस्चर कंटेंट बाई वॉल्यूम 20 गुणे 1.6 बराबर कितना आएगा, तो आपका जो है मॉइस्चर कंटेंट 32% आएगा। यानी कि कह रहा है कि 32% का अर्थ है 32 सेंटीमीटर प्रति 100 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ सोइल, यानी कि प्रति 100 सेंटीमीटर में सॉइल की गहराई है, वही 32 सेंटीमीटर प्रति मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल बता रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। आगे दिया आपका संतृप्त मृदा में जल की गति के नियम, लॉ ऑफ वाटर मूवमेंट संतृप्त मृदा में। और इसमें पहला नियम दिया है आपका पॉइस्टुलेला कह रहा है कि यह नियम एक संकीर्ण ट्यूब में जल के बहाव से संबंधित है, यानी कि एक भरे हुए ट्यूब में जल के बहाव संबंधित है। और इस नियम के अनुसार जल बहाव की गति क्ले सॉइल की अपेक्षा लोमी सॉइल में तथा लोमी की अपेक्षा सैंडी सॉइल में, ये बारी बारी से बदलता रहता है। सैंडी में ज़्यादा होगा, फिर लोमी में ज़्यादा होगा और इसके बाद क्ले में होगा। सबसे ज़्यादा किस में होता है, सैंडी में, सैंडी के बाद आपका लोम के बाद क्ले में। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर यानी कि बहने की
मात्रा के आधार पर होता है। सबसे ज़्यादा किस में बहता है, तो सैंडी में, फिर लो में, फिर किले में बहता है। ठीक भैया। और आगे दिया है आपका डार्सी लॉ के बारे में। डार्सी लॉ करा है कि मृदा के एक इकाई क्रॉस सेक्शन में जल बहाव की मात्रा हाइड्रोलिक हेड के ग्रेडियंट के समानुपाती होती है। यानी कि समान मात्रा में जब बह रहा है तो वही क्या होता है, उसके ग्रेडियंट के समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होती है। डार्सी लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं पूछा जाता है। ठीक है। और दिया है उपरोक्त दोनों नियम से यह पता चलता है कि जल की चालकता यानी कि कंडक्टिविटी मृदा में उपस्थित कुल पोर स्पेस यानी कि रंध्रावकाश पर निर्भर नहीं करती। यदि मृदा में रंध्रावकाश है तो भी निर्भर नहीं करती है तो भी निर्भर नहीं करती। ठीक है, ये बातें भी याद रखना। इसी जो है जल की चालकता किसी बात पर निर्भर नहीं करती है। आगे दिया आपका मृदा नमी का मापन यानी कि मेजरमेंट ऑफ सॉयल कंटेंट। मेजरमेंट ऑफ सॉयल मॉइस्चर कंटेंट। पहला दिया है आपका प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड में। पहला दिया आपका ग्रेविमेट्रिक मेथड। ग्रेविमेट्रिक मेथड में क्या है, पहले पट्टी के एक नमूने का वजन लिया जाता है, फिर नमूने को 105 से 10 सेल्सियस तापमान पर सुखाने पर पुनः वजन लिया जाता है। दोनों वजन में अंतर मिट्टी में उपस्थित नमी को प्रदर्शित करता है। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप नमी युक्त मिट्टी लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, उसको सुखाएंगे, फिर सुखा कर उसका मान निकालेंगे तो आपका ग्रेविटेशन मेथड आ जाएगा कि मिट्टी में कितना % नमी है। ठीक है, दोनों को वजन करने के बाद पता लगता है। और दिया है इंफ्रारेड मॉइस्चर बैलेंस मेथड। इसमें क्या करते हैं कि इसमें मिट्टी के नमूने को सुखाने के लिए इंफ्रारेड लैंप का, ये लैंप आता है, इंफ्रारेड लैंप का इस्तेमाल करते हैं। इसमें उसको रख दिया जाता है और कह रहा है कि इसके द्वारा एक या अनेक नमूनों का परीक्षण एक साथ किया जा सकता है, जबकि आप ग्रेविमेट्रिक मेथड के द्वारा टाइम लगता है। इसमें पहले आप क्या करेंगे, मिट्टी को लेंगे, इसके बाद धूप में सुखाएंगे, धूप में सुखाने के बाद एक दिन में लगभग 4-5 हो पाएगा। लेकिन जो इंफ्रार मॉइस्चर बैलेंस मेथड है इसमें आप लैंप में 2 से 4 मिनट तक आपको एक नमूना मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके जो लैब में प्रयुक्त होते हैं इंफ्रारेड मॉइस्चर बैलेंस मेथड। ठीक है, ये बात याद रखना। आगे दिया है इनडायरेक्ट मेथड में आपका कह रहा है कि मिट्टी को देखकर पता लग सकते हैं कितना % नमी है, और छूकर भी पता लग सकते हैं कितना % नमी है। और कह रहा है कि अनुभव से मिट्टी में नमी की उपस्थिति का आकलन किया जाता है। इन सभी से क्या करेंगे आप, जो है उसमें उपस्थित नमी को जान सकते हैं। मिट्टी को देखकर, छूकर, अनुभव करने से मिट्टी की नमी को जाना जा सकता है। और दिया है आपका न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, इस विधि में खेत में ही मिट्टी में नमी की मात्रा आकलन किया जाए, यानी कि यहाँ जहाँ खेत वहाँ पर ही मिट्टी में नमी की मात्रा ज्ञात की जाती है। और कह रहा है कि यह शीघ्र परिणाम देता है, आयतन के आधार पर नमी का प्रत्यक्ष मापन करता है। इनका सिद्धांत मिट्टी में इकाई आयतन में उपस्थित H+ न्यूक्लियाई की संख्या का मापन है। न्यूट्रॉन का मतलब क्या करेगा, H+ आयनों की सांद्रता न्यूक्लियस को ही देखेगा, न्यूक्लियाई को देखेगा। न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड में यही करते हैं कि खेत में मिट्टी की नमी मात्रा को आकलन करते हैं। ठीक है, आगे दिया है आपका टेंसियोमीटर, आर्द्रता तनाव मापी। ये 2 प्रकार के होता है। पहला आपका मर्क्यूरिक मैनोमीटर वाला टेंसियोमीटर, यानी कि ये कहाँ प्रयुक्त होता है, ये अनुसंधान कार्य में प्रयुक्त होता है, यानी में। और वैक्यूम गैज का टेंसियोमीटर जो कि सामान्य व्यवहार में प्रयोग होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं टेंसियोमीटर। मर्करी जो मैनोमीटर होता है वो कहाँ से, रिसर्च वर्क में किया जाता है। और आपका जो वैक्यूम गैज टेंसियोमीटर है उसका प्रयोग सामान्य क्रियाओं में हम लोग करते हैं। आगे दिया है भैया, कह रहा है कि टेंसियोमीटर या एरोमीटर प्रत्यक्ष रूप से सॉयल मॉइस्चर टेंशन को मापता है। जो टेंसियोमीटर है वो क्या मापता है, सॉयल मॉइस्चर टेंशन, यानी कि मृदा में नमी तनाव को मापता है। और कह रहा है कि इसका उपयोग कोर्स सॉयल में होता है, जिसकी व्यवहारिक सीमा 0.8 बार होती है। इसका जो टेंसियोमीटर की जो सीमा होती है 0.8 बार होती है। और कह रहा है कि इसमें पोर्स सेरामिक कप लगा होता है, इसके आगे क्या लगा होता है, पोर्स सेरामिक कप लगा होता है, जो क्ले सॉयल में बंद हो सकता है। ठीक है, ये बात भी याद रखना। इसमें जो है कप एक लगा होता है जिसको हम पोरस सेरामिक कप कहते हैं, जो क्ले सॉयल में बंद भी हो सकता है। अतः टेंसियोमीटर क्ले सॉयल तथा सैल्टी सॉयल के लिए उपयुक्त नहीं है। टेंसियोमीटर के द्वारा हम जो क्ले सॉयल है और सैल्टी सॉयल में जो है हम तनाव को या आर्द्रता तनाव माप को नहीं माप सकते, मापा जा सकता है। और दिया है कि लवण युक्त मृदा में फील्ड कैपेसिटी पर सॉयल मॉइस्चर टेंशन 0.1 से लेकर लगभग 0.7 ATM तक बदलता रहता है। जो लवण युक्त मृदा होती है, साल्ट युक्त मृदा होती है, उसमें फील्ड कैपेसिटी में
जो सॉयल मॉइस्चर टेंशन है वो 0.1 से लेकर 0.7 ATM तक घटता बढ़ता रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक भैया, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड कह रहा है कि वेपोर प्रेशर साइक्रोमीटर के द्वारा, जो वेपोर प्रेशर साइक्रोमीटर है उसके द्वारा हम क्या मापते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर को मापा जाता है। और कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि चालकता का उल्टा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जिसमें हम जिप्सम, नाइलॉन, फाइबर, ग्लास, प्लास्टर ऑफ पेरिस के ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो ब्लॉक बने होते हैं, कभी कभी हीटर नहीं आते हैं, तो ये सब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है। ठीक है, कनेक्टिविटी नहीं है, रेजिस्टिविटी है, ये बात याद रखना। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड में। और दिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP 1 ATM से 15 ATM तक होता है, और नायलॉन ब्लॉक जो है 2 ATM तक होता है, और फाइबर ग्लास ब्लॉक जो है कितना होता है? उपलब्ध जल की पूरे रेंज के लिए होता है। POP का जो मान होता है, POP का मान 1 ATM से लेकर 15 ATM तक होता है, जिसको आप प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसमें घरों में लगाया जाता है दीवार में। ठीक है, तो ये बात याद रखना। आगे दिया आपका कह रहा है कि बायोकास तथा माइक ने 1940 बायोकास वैज्ञानिक थे तथा माइक के द्वारा जिप्सम ब्लॉक बनाया गया। किसने बनाया था जिप्सम ब्लॉक? जिप्सम ब्लॉक किसने बनाया था? जिप्सम ब्लॉक सर्वप्रथम बायोकास और माइक ने बनाया था। और कह रहा है कि बायोकास मॉइस्चर मीटर, इसको क्या कहते हैं? बायोकास मॉइस्चर मीटर भी कहते हैं। यह व्हीट स्टोन ब्रिज सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर काम करता है? तो व्हीट स्टोन ब्रिज पर काम करता है। कौन? बायोकास मॉइस्चर मीटर। ठीक है, कह रहा है कि इसका प्रयोग फाइन टेक्सचर सॉइल में, जहाँ पर जो है फाइन टेक्सचर सॉइल होती है वहाँ पर जो है बायोकास मॉइस्चर मीटर का प्रयोग करते हैं। और कह रहा है कि सैलाइन कंडीशन में घुलनशील लवण ब्लॉक की चालकता को प्रभावित करते हैं, इसलिए जिप्सम ब्लॉक का प्रयोग सैलाइन कंडीशन में कुछ हद तक किया जा सकता है, और ना भी किया जाए तो भी अच्छा रहता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया आपका पोटेंशियल एवेपोर ट्रांसपायरेशन, पोटेंशियल एवेपोर ट्रांसपायरेशन की PET की अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछता है। तो किसने दिया था? थॉर्नवेट ने 1948 ईस्वी में PET को दिया था। और कह रहा है कि पर्याप्त नमी युक्त हरा भरा भू सतह से हर समय होने वाला इवेपोर ट्रांसपायरेशन कहलाता है। यानी कि पत्ती के द्वारा जो ट्रांसपायरेशन होता है भू सतह से हर समय होने वाला इवेपोर ट्रांसपायरेशन क्या कहलाता है? तो इवेपोर ट्रांसपायरेशन कहलाता है, PET कहलाता है। ठीक है, पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपायरेशन कहलाता है। और कह रहा है कि डाल्टन ने 1982 ईस्वी में के अनुसार कहा कि वाष्पीकरण जल के वेपोर प्रेशर तथा हवा के वेपोर प्रेशर के अंदर का फंक्शन होता है। कौन? PEP, पोटेंशियल वेपोर ट्रांसपायरेशन। जो आपका वेपोर प्रेशर होता है वाष्पीकरण जल, और जो हवा का प्रेशर होता है उसके द्वारा ही आपका पोटेंशियल वेपोर ट्रांसपायरेशन निकाला जाता है। और कह रहा है कि E बराबर क्या होता है? BP, यानी कि आपका वेपोर प्रेशर वाटर माइनस कर देंगे वेपोर प्रेशर एयर से, तो आपका जो है PET निकल आएगा। ठीक है भैया, आगे दिया आपका मेजरमेंट ऑफ ET, यानी कि वाष्पन वाष्पोत्सर्जन का माप किस तरह से करते हैं। तो पहला दिया है आपका लाइसीमीटर के द्वारा। लाइसीमीटर के द्वारा हम क्या क्या करते हैं? लाइसीमीटर के द्वारा हम कह रहे हैं कि इससे वेपोर ट्रांसपायरेशन, रेनफॉल तथा पौधे द्वारा जल ग्रहण यानी कि वाटर अपटेक का माप किया जाता है लाइसीमीटर के द्वारा। और कह रहा है कि छोटे फसलों के लिए लाइसीमीटर की न्यूनतम सीमा 1 घन मीटर होनी चाहिए। जो छोटे फसलें होते हैं उनकी लाइसीमीटर की सीमा कितनी होनी चाहिए? 1 घन सेंटीमीटर, 1 मीटर क्यूब। और कह रहा है कि नॉन वेइंग लाइसीमीटर जो है इसे ड्रेनेज लाइसीमीटर भी कहते हैं, ड्रेनेज। और लीचिंग इस लाइसीमीटर का उपयोग सिर्फ PET रेट मापने में किया जाता है। लीचिंग जो है वो नॉन वेइंग लाइसीमीटर से केवल PET मापने के लिए किया जाता है, यानी कि पोटेंशियल वेपोर ट्रांसपायरेशन मापने के लिए लाइसीमीटर का लीचिंग में प्रयोग किया जाता है। और कह रहा है कि वेगिंग टाइप लाइसीमीटर यानी कि जो वजन वाली लाइसीमीटर होती है इसमें ET का ज़्यादा शुद्ध मान बताता है। यह इवेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन एंड डीप पर्कुलेशन को मापता है। इफेक्टिव रेनफॉल भी इससे मापा जा सकता है, यानी कि कितना प्रभावित वर्षा हुई इसके द्वारा भी हम वेइंग टाइप लाइसीमीटर से मापा जा सकता है। इसका मान जो है इवेपोर ट्रांसपायरेशन से ज़्यादा होता है, शुद्ध बताता है। ठीक है, आगे दिया आपका इवेपोरीमीटर।
इवेपोरीमीटर से क्या मापा जाता है, तो ये इवेपोरीमीटर के अनुसार कह रहा है कि USW क्लास फर्स्ट प्लान उस्पान सबसे अधिक प्रचलित इवेपोट्रांसफर पैन यही है। कौन? इवेपोरीमीटर है। और कह रहा है कि रीडिंग ऑफ पैन गुणे करते हैं पैन कॉफिशिएंट, तो बराबर होता है आपका इवेपोरेशन फ्रॉम लार्ज वाटर सरफेस एरिया पैन कॉफिशिएंट इक्वल होता है आपका 0.7 की। और कह रहा है ET क्या है, इवेपोट्रांसपायरेशन है। और पैन इवेपोरेशन गुणे क्रॉप फैक्टर करेंगे तो आपका जो है इवेपोरीमीटर का मान निकल कर चला आएगा। और सनकेन स्क्रीन इवेपोमीटर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कि सनकेन स्क्रीन इवेपोमीटर क्या करता है, तो यह डस्टानी और शर्मा ने 1968 ईस्वी में IARI में विकसित किया था। इसके द्वारा भी हम जो इवेपोरीमीटर को मापा जा सकता है, इवेपोट्रांसपायरेशन को मापा जा सकता है। ठीक भैया, ये बात याद रखना इवेपोरीमीटर के द्वारा। और दिया है आपका आगे कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर, कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर यानी कि जल की आवश्यकता का उपयोग, आवश्यकता अनुसार उपयोग, जितनी आवश्यकता हो उतना उपयोग किया जाए, वही कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर होता है। कह रहा है कि यह पौधे के द्वारा ET के रूप में वाष्पित जल एवं उपापचय क्रियाओं में प्रयुक्त होने वाला जल का योग होता है। यानी कि आप इवेपोट्रांसपायरेशन हो या वाष्पित जल हो, सब जगह जहाँ पर भी काम लगता है जल का, उसके अनुसार ही जो है कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर निकाला जाता है। तो कह रहा है कि उपापचय क्रियाओं में प्रयुक्त जल की मात्रा इवेपोरेशन 1 से भी कम होती है, अतः कंजप्टिव यूज CU बराबर कितना होता है, ET के बराबर होता है। इसका मान 1 होता है या फिर 1 से भी कम हो सकता है ET का मान। ठीक है, इवेपोट्रांसपायरेशन का मान कह रहा है कि CU प्लस ET, CU बराबर होता है आपका ET प्लस वाटर यूज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी बराबर ET। यानी कि जितना भी आपने पानी का उपयोग किया, चाहे वो खर्च किया, वो सब जो है आपका कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर होता है। और चाहे वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में आप खर्च कर रहे हो, चाहे अपने प्रकाश संश्लेषण या फोटो ट्रांसपायरेशन में कर रहे हो, ये सब में जब भी करते हैं तो आपका CU बराबर ET होता है। ठीक है, आगे दिया है आपका प्राप्त जल धारण क्षमता यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर टू बी अप्लाइड, प्राप्त अमाउंट ऑफ वाटर टू बी अप्लाइड यानी कि मॉइस्चर दिया है, मॉइस्चर में FC दिया है आपके, माइनस कर देंगे मॉइस्चर WP/100 गुणे BD। ठीक है, और गुणे जब सॉल्व कर देंगे तो आपका जो है अमाउंट ऑफ वाटर टू बी अप्लाइड निकल आएगा, कितना जो है मात्रा में पानी दिया गया है। आगे दिया गया है कि यहाँ पर जो है क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे मॉइस्चर FC बराबर क्या है, मॉइस्चर कांटेंट ऑन फील्ड कैपेसिटी यानी कि क्षेत्र सीमा में कितने % नमी उपस्थित है। और मॉइस्चर WP दिया है कि मॉइस्चर कंटेंट में बिल्डिंग पॉइंट कितने बिल्डिंग पॉइंट पर है। और BD मतलब बल्क डेंसिटी कितने % उपस्थित है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। आपका जो है वाटर शेड मैनेजमेंट के हमने जो है वाटर मैनेजमेंट के कुछ मेन टॉपिक करा दिए हैं, जिसमें से आपका यही लाइसीमीटर ज़्यादा पूछता है कि लाइसीमीटर के द्वारा क्या मापा जा सकता है। तो लाइसीमीटर के द्वारा हम जो क्या मापते हैं, इवेपोट्रांसपायरेशन मापते हैं। और लीचिंग में किसका प्रयोग करते हैं, लीचिंग में भी लाइसीमीटर का प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखना। और इवेपोरीमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, इवेपोरीमीटर के द्वारा हम ET को मापा जा सकता है। और PET की अवधारणा किसने दी थी, तो PET की अवधारणा थॉर्मेट ने 1948 ईस्वी में दी थी। और आगे बात करते हैं, हाँ ये है, ये हेडिंग है कि जो इसमें सॉइल मॉइस्चर टेंशन है वो 0.1 से या कम से कम 0.7 ATM तक बदलता रहता है, ये बात भी याद रखना टेंसियोमीटर में। और तो ठीक है, तो सब ठीक है। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट इसकी खोज किसने की थी, तो 1982 में ब्रिग्स एंड सैंडर्स ने की थी, ये बात याद रखना। ठीक है भैया। और हाँ, जो लोग भैया पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जा करके पिछली वीडियो को देख लीजिए। और हमारे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री राम।